हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग रोलिंग मोशन पे डिफरेंट वैरायटी का सवाल डिस्कस किया था, जिसमें बच्चों आपने देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे होते हैं और उसका स्मूथ सरफेस नहीं होकर कोई अगर रफ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, इस पर हमने शुरू में ही काफ़ी डिटेल चर्चा कर ली थी। और फिर बच्चों उसके बाद रोलिंग पे बेस्ड कहीं पे फोर्स लग रही है, इस पे बेस्ड हमने कुछ सवाल प्रैक्टिस भी किया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आइए आज हम लोग रोलिंग पे ही कुछ और सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर उसके बाद बच्चों टॉपिक हम लोग चेंज करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा सवाल डिस्कस करते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। जैसे आपने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में ऐसे सवाल किए थे कि यहाँ पे कोई ब्लॉक हमने रखा था, याद होगा बच्चों, और किसी ब्लॉक को रख करके और पूछते थे कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। अभी सेम सवाल है, लेकिन अभी क्या है, ये रोल कर रही होगी। कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगी जो रोल कर सकती है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ये स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर ले लिया, इसकी रेडियस स्मॉल आर ले लिया, ओके, और इसको रेस्ट से छोड़ा है और ये रोल करेगी। स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, ओके, और h हाइट से हमने छोड़ा है। तो यहां पे a पॉइंट पर इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, ये पूछा गया। फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। बेहद आसान बच्चों सवाल है, कुछ भी खास नहीं है इसमें, सिंपल। यहां पे तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जो भी है वो कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहां पे आते आते सारी की सारी पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। अब ध्यान रखें कि चूंकि ये बॉडी बच्चों रोल कर रही है तो इसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है और साथ साथ रोटेशनल भी है, दोनों है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ध्यान से लिखिएगा। इस जगह पर बॉडी आएगी तो ऑब्वियसली ऐसे रोटेट भी कर रही होगी और सेंटर ऑफ मास इसका आगे भी बढ़ रहा होगा, रोटेट ओमेगा से कर रही होगी। लेकिन यहां ओमेगा और बच्चों स्मॉल आर रिलेटेड होगा, क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग कर रही है। प्योर रोलिंग में ओमेगा इक्वल्स v बाई आर होता है। बेहद आसान से कर लेते हैं। एम जी एच विल बी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे और हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। कुछ भी खास नहीं है बच्चों। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम स्मॉल आर स्क्वायर, और ये होता है ओमेगा v बाई आर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और m सारे साइड से कैंसिल। तो बच्चों ये GH हो जाएगा और ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा आई थिंक m से भी कैंसिल हो जाएगा सब, v स्क्वायर बाई 5। सो ये हो जाएगा GH विल बी 7/10 v स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से अगर हम v निकाल लें तो बेहद आसानी से हम देख पाते हैं भाई 10GH/7 का रूट अंडर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? कहीं से कोई डाउट नहीं है? ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कभी कभी बच्चों ऐसा सवाल भी किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई एक वर्टिकल सर्कल है और एक छोटा सा, एकदम छोटा सा नेग्लिजिबल रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, और इसकी पूरी रेडियस मान के चलिए कैपिटल आर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं कितना वेलोसिटी दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं कितना वेलोसिटी दूं ताकि ये जस्ट क्या हो जाए, सर्कुलर पाथ को पूरा कर ले। लेकिन क्या करें, ये रोल करते हुए। ऐसे आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता है कि जस्ट सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए यहाँ की वेलोसिटी होनी चाहिए √5gr, याद होगा बच्चों। लेकिन अगर ये रोल कर रही है तो वैसी स्थिति में कितनी वेलोसिटी दें, और ये साइज बहुत नेग्लिजिबल है, स्मॉल आर रेडियस है, okay? तो बच्चों यहीं पे फिर से सवाल वही है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। फाइंड द मिनिमम स्पीड of sphere at A so that it just completes circular track। ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ये क्या कर रही है बच्चों, रोल कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल कर रही है, ओके। सवाल को अटेम्प्ट कैसे करते थे, याद होगा बच्चों कि जस्ट सर्कुलर पाथ पूरा करते वक्त इसके पास बच्चों जो नॉर्मल होता था नियरली वो खत्म हो जाता था, जस्ट टच करके निकलती थी, और यहाँ पे इसका वेट होगा mg नॉर्मल ऊपर, ओके, और इस समय सेंटर की रफ्तार होगी बच्चों v।
इसकी सेंटर की रफ्तार कुछ v डैश मान लीजिए, v डैश हो गई। ओके, तो इतना तो पता है बच्चों कि जस्ट सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए अगर मैं सॉल्यूशन करूं फॉर जस्ट कंप्लीटिंग सर्कुलर पाथ, छोटी छोटी बातें आपको ऑलरेडी पता है इसलिए मैं जल्दी से निकलूंगा यहाँ पे। जो नॉर्मल एट बी है वो मस्ट बी 0। क्लियर है बच्चों? तो फिर यहाँ पे सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, mg माइनस नॉर्मल ही उसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, और mv डैश बोलना चाहिए बिकॉज वहाँ की वेलोसिटी v है, यही होना चाहिए बच्चों। लेकिन नॉर्मल तो उस जगह 0 है, यानी mg ही प्रोवाइड करेगी। तो ये तो पहले भी कंडीशंस पे हम लोग बात करते थे, इस तरह के कंडीशन बच्चों पहले भी होता था। तो वहाँ का वेलोसिटी का स्क्वायर होगा gr, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कमाल की बात है बच्चों कि केवल इस सेंटर की वेलोसिटी v डैश होगी, लेकिन साथ साथ ये क्या हो रही होगी, ओमेगा से रोटेट भी कर रही होगी। यहाँ पे फिलहाल ओमेगा क्या है, 0, अभी केवल लिनियर वेलोसिटी है, धीरे धीरे ये एक्वायर करेगा ऑब्वियसली। तो आई थिंक बच्चों ये बात क्लियर हो चुकी है कि v डैश का स्क्वायर किसके बराबर होगा, gr के बराबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह की कमी है, मैं इसको साफ करता हूं, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पे और यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते थे, याद करो। तो चलिए यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर। काइनेटिक एनर्जी ए पे होगी, ऑब्वियसली होगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं बिकॉज अभी ओमेगा फिलहाल नहीं है, धीरे धीरे ओमेगा एक्वायर करेगा। ओके, एंड पोटेंशियल तो इसी रेफरेंस लेवल में यहीं पे ले लेता हूं, तो पोटेंशियल तो 0 हो जाएगी। यहां पे बच्चों काइनेटिक डेफिनेटली आएगी और वो होगी हाफ ऑफ एम वी डैश का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा का स्क्वायर। बच्चों क्लियर है, ओमेगा भी आ जाएगा, क्यों आएगा, बिकॉज ये रोल कर रही है। एंड बच्चों पोटेंशियल तो डेफिनेटली होगा mg2r, mg2r कितना हाइट है बच्चों, r और r 2r। ओके, यहां पे ऐसा करते हैं, एक बात तो सबको पता ही होगी, v डैश का स्क्वायर gr है, तो मैं यहां पर डाल लेता हूं I होता है 2/5, क्या होता है बच्चों, 2/5 m r स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है बच्चों, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा उसकी उस समय की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये तो क्लियर है बच्चों, यही होगा उस समय की जो भी वेलोसिटी इसकी होगी v डैश, और इसकी रेडियस है r, स्मॉल r, तो प्योर रोलिंग के लिए v डैश इक्वल्स ओमेगा टाइम्स ऑफ r, या फिर ओमेगा इक्वल्स v डैश बाई r का होल स्क्वायर प्लस 2mgr, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा mv डैश स्क्वायर बाई 5, और ये मास भी सारे साइड से हटा लेता हूं, तो ये हो जाएगा v डैश का स्क्वायर बाई 5 प्लस 2mgr, सो v डैश स्क्वायर बाई 2। बच्चों यहाँ पे फिर से v डैश का स्क्वायर आ गया, इसके जगह पर भी डाल लेता हूँ gr, तो gr बाई 5, तो ये gr बाई 2 और gr बाई 5 प्लस आई थिंक m तो गायब ही हो गया, तो m कहाँ से मैंने रहने दिया भाई, m तो सारे साइड से गायब हो गया है ना, बिल्कुल, तो 2gr आई थिंक ये बचा। ओके, सॉल्व करते हैं। सो ये आ जाएगा 10, 5 to 7 एंड 27 आई थिंक आएगा, क्योंकि 10 to 20, ओके, हाँ 27 आ जाएगा बाई 10। बच्चों एलसीएम 10 आ जाएगा ना, तो यहाँ 5, यहाँ 2, 5 to 7, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 20, तो यही होगा। सो v विल बी √27/5 gr। क्लियर है बच्चों, हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि शायद √5 gr आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। और कमाल की बात है बच्चों कि ये अभी स्फीयर है, अगर यही रिंग हो जाए तो चीजें बदल जाएगी, क्योंकि रिंग हो जाएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, ठीक है। डिस्क हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, हॉलो डिस्क हो, हॉलो रिंग हो जाएगा, सॉरी हॉलो स्फीयर हो जाएगा तो उसका सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगा। तो होपफुली बच्चों क्लियर हो रहा है। तो ऐसे सवाल जहां ही हो तो प्रॉपर्ली आप बनाना चालू करें, ठीक है, और कोई रेडीमेड फॉर्मूला याद नहीं करें,
जैसा कि हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में किया भी था, वहां पे तो भाई अलग सिचुएशन था, वहां रोलिंग नहीं हो रही थी, केवल स्लिपिंग हो रही थी वहां पे, तो वहां ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, बट यहां ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यहां पे आप याद नहीं रख सकते हैं एक ही फॉर्मूला, बिकॉज सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, तो चीजें बदल जाएंगे। तो हमेशा क्या करेंगे, सबसे ऊपर की वेलोसिटी रूट अंडर जी आर के इक्वल होगी, ठीक। और फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ध्यान इस बात का रखेंगे कि रोलिंग मोशन कर रही है, वहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी दोनों लिखना पड़ेगा, और साथ साथ रोलिंग की कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी, ओमेगा इक्वल भी डैश बाई आर। दैट्स इट। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे आइए इसी टाइप का एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि एक बढ़िया सवाल होता है ये सवाल बच्चों। ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक इस तरह का ट्रैक है और आगे चल के ये सर्कुलर ट्रैक में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पे कोई ऐसा बॉल है जो प्योर रोल कर सकती है, स्मॉल आर रेडियस इसकी है, और इसकी पूरी की पूरी रेडियस में कैपिटल आर, और ये बच्चों स्मॉल आर नेग्लिजिबल है, एकदम छोटा सा है, चलो एकदम छोटा है, स्फीयर मान के चलते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसा है कि एक पोजीशन मैं लेता हूं यहां पे थीटा ए, इस थीटा पे क्या करना है आपको, इस स्फीयर का रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। सवाल बड़ी दूर तक का है, यहां से ऐसे जाएगी 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 ऊपर जाती होगी, तो इस जगह पर बच्चों एक रेडियल मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सबको पता है, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है बच्चों यहां पे? और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है सबको पता है, डीवी बाई डी टी। रेडियल एक्सेलरेशन सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। क्लियर है बच्चों? तो दो तरह का, एक बच्चों रेडियल, दूसरा टेंजेंशियल। क्लियर है? तो सवाल क्या है, जस्ट यहां पे रिलीज किया है हमने, और कुछ डेटा मैं दे देता हूं जो जरूरी होगी। एच, तो आप सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट ए, जो कि थीटा पे सिचुएटेड है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ये स्फीयर को मैं जैसे ही रिलीज करूंगा तो यहाँ पे ऐसे, अच्छा ये रोलिंग कंसीडर करना है, ध्यान रखिएगा सब रोलिंग हो रही है, तो ऐसे ऐसे रोलिंग करते 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 यहाँ पे पहुंचेगा, आगे बढ़ेगा ये, तो इस जगह पर बच्चों इसके पास ओमेगा भी होगी, ओके, और इसके सेंटर की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, ओमेगा भी होगी और सेंटर की कुछ ना कुछ बच्चों वेलोसिटी होगी, ओके, ऐसे ऐसे ओके। तो ऐसा करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। सिंपल सी बात है कि mgh एनर्जी इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, इसके पास mgh एनर्जी थी, और mgh एनर्जी जब लॉस हुई है तो उसके बाद वापस ये क्या क्या कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में, और पोटेंशियल बच्चों इसकी रेडियस r है, तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, r साइन थीटा, ओके, एंड ये तो पूरा r ही है। क्लियर है? तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं, mgh इक्वल्स उस जगह पर उसके पास पोटेंशियल हो जाएगी mg r प्लस आर साइन थीटा हो जाएगी, ये तो पोटेंशियल होगी, साथ साथ बच्चों हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगी, साथ साथ उसका सेंटर की वेलोसिटी भी कुछ होगी, ओके। तो ये चीजें होने वाली है, ओके। नाउ इन सारी चीजों को इधर लाते हैं, तो mgh माइनस mgr कॉमन लेते हैं बच्चों, तो 1 प्लस साइन थीटा, एंड इधर क्या हो गया, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम भी स्क्वायर। बच्चों ऐसा करते हैं, आई का वैल्यू डाल लेते हैं और एम जी कॉमन लेते हैं, तो एम जी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच माइनस आर साइन थीटा, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई क्या होगा, 2/5 एम स्मॉल आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह पर मैं भी बाई आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, तो ओमेगा भी बाई आर प्लस हाफ ऑफ एम भी स्क्वायर। बच्चों कुछ खास है नहीं, सिंपल चीज़ है ये, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा भाई, एम भी स्क्वायर बाई 5 एंड एम भी स्क्वायर बाई 2 विच इज 7/10 एम भी स्क्वायर, आई थिंक ये होगा। सो ये एम जी और एच माइनस आर साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, एंड हाँ हो गया। सो 10g/7 इंटू एच माइनस आर साइन थीटा विल बी भी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अब ऐसा करते हैं बच्चों,
रेडियल एक्सेलरेशन की जहां तक बात है तो वो होती है क्या, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर ऑलरेडी है, r से डिवाइड कर लेते हैं। अब इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं r को, या फिर बाहर भी नहीं दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। h बाई आर माइनस 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? तो ये रहा आपका a रेडियल। क्लियर है बच्चों? ओके, एक आंसर तो यहां पे आ गया। दूसरा बच्चों मुझे चाहिए dv बाई dt। क्यों dv बाई dt चाहिए? बिकॉज हमें चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो dv बाई dt चाहिए। तो डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके t। तो बच्चों v स्क्वायर तो भाई v का फंक्शन है, तो पहले v के रिस्पेक्ट में और वापस v का t के रिस्पेक्ट में कर लिया। अब 10g बाई 7 ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। अब h का डिफरेंशिएशन, h तो कांस्टेंट है, चलो फिर भी कर लेता हूं। r का डिफरेंशिएशन ये भी कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, r को बाहर करते हैं। हाँ, साइन थीटा, थीटा तो वैरी करेगी बच्चों, थीटा लगातार क्या हो सकती है, थीटा तो जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो थीटा वेरी करेगी, तो यहां पे क्या करें, इस थीटा का डिफरेंशिएशन ओके ऐसे कर लिया, और इस थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे। ध्यान रखिएगा ये जो थीटा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये थीटा किसके बदलने का रेट है, ये पूरा ऐसे, ओके। तो ध्यान से देखिए, ये 2 भी हो जाएगा और dv बाई dt यही हमें चाहिए था। 10g बाई 7 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये भी 0 है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली cos थीटा, और d थीटा बाई dt क्या होगा बच्चों, ओमेगा। बच्चों ये ओमेगा कौन सा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये ओमेगा अपने एक्सिस के अबाउट का है? ना ना, बिल्कुल वो नहीं है, ये तो इस थीटा का रेट है, मतलब इधर, मतलब ये अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रही है तो ये इस सेंटर के अबाउट का जो ओमेगा है, 2 ओमेगा होगा इसका, एक ये वाला ओमेगा होगा और एक एज ए होल इसके अबाउट का ओमेगा। समझ रहे हो? तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ओमेगा के टर्म में चाहे तो चीजों को लिख सकते हैं, या एक काम करते हैं बच्चों, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं, माइनस में आ जाएगा, माइनस 10g r cos थीटा 7 एंड दिस इज ओमेगा। बच्चों इस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, इस ओमेगा को हम लिख सकते हैं v, हाँ जो वेलोसिटी v बाई r, कैपिटल R बच्चों, ठीक है। सो 2v dv बाई dt माइनस 10g r बाई 7 cos थीटा v बाई कैपिटल R से कैपिटल R कट, v से v भी गया, 2 से 5 चला गया। तो यहाँ पे dv बाई dt हमें क्या दिख रहा है, माइनस 2 नीचे जा जाएगा, तो फाइनली ये 5 बाई 7 जी आर कॉस थीटा, सॉरी आर तो कैंसिल हो गया था। तो जो ये रहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल है जिसमें आपको थोड़ी अकल लगानी है, ठीक है। और टेंजेंशियल के लिए करना क्या है, डिफरेंशिएशन। इसमें इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट क्या है बच्चों, इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है कि जो एनर्जी हमने लिखा है, ठीक है, ये और ये ओमेगा बच्चों लिखा है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई सेंटर ऑफ मास का होता है, तो ओमेगा भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट का हम लोग ले रहे हैं ऐसे, ठीक। तो वहां पे भी बाई स्मॉल आर लेंगे, देखो मैंने लिया है कहीं, ध्यान से देखना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की चीजें। देखो भी बाई स्मॉल आर, मैंने कैपिटल आर नहीं लिया है, स्फीयर है तो स्फीयर का अपना रेडियस स्मॉल आर मान के चलो, तो 2/5 हमारे स्क्वायर ये लिया मैंने। लेकिन जब इस ओमेगा के बारे में बात हुई है बच्चों, तो ये ध्यान देने वाला है कि कौन सा ओमेगा है, गौर से समझो। ये डी थीटा बाई dt है, मतलब ये थीटा के बदलने का रेट है, तो भाई इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, ये तो सर्कुलर मोशन हो गया, कोई सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल v के स्पीड से मूव कर रही है, तो भाई v बाई रेडियस इक्वल्स ओमेगा, तो ये वाला ओमेगा यहां मैंने डाल दिया है ओमेगा, और इस ओमेगा की जगह पर मैंने v बाई कैपिटल आर डाला है। समझ पा रहे हो अच्छे से? तो थोड़ी सी कहानी यहां पे आपको समझनी पड़ेगी और फिर चीजें तो हो ही जाएंगी, कुछ खास इसमें है नहीं, ओके। तो एक बढ़िया सवाल है बच्चों, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसको पहले आप कॉपी भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको कॉपी कीजिए, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट सवाल बताता हूं। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आइए एक और बढ़िया सा सवाल करते हैं। है सवाल तो बहुत आसान, लेकिन कंसेप्ट इसका बहुत ही शानदार है। ऐसा है बच्चों कि आपके पास इस तरह का कारपेट है, कारपेट तो आप सब लोगों ने देखा होगा। कारपेट को जब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह से उसको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं उसके सारे पार्ट को, तो इस तरह से उसका एक बहुत बड़ा पाइल बन जाता है, ढेर बन जाता है उसका, ऐसा कुछ बच्चा है कारपेट।
ओके। इसकी पूरी रेडियस बच्चों आर है और इसकी पूरी मास क्या है, एम। ठीक, सबको पता है कि कारपेट को जब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लपेटते हैं, रैप करते हैं। तो जब रैप कर लेते हैं और जैसे ही बच्चों उसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, आप सब लोगों को पता क्या होगा कि भाई वो लुढ़कना चालू होती है, रोल करना चालू होती है। ठीक है, और रोल करते करते धीरे धीरे उसकी साइज कम होने लगती है, कम होने लगती है। तो सवाल क्या है, ध्यान से सुने। अगर ये कारपेट है, इफ कारपेट स्टार्ट्स unrolling without sliding, then find the velocity of center of carpet, है ना, if the radius reduces to half r/2। ठीक है, पूरी रेडियस r/2 हो जाए तो फिर मतलब ऐसा करके और धीरे 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 इसकी रेडियस कुछ ऐसे रह गई, r/2 हो गई। तो इसके सेंटर का वेलोसिटी क्या होगा। क्लियर है बच्चों, ये चीज है। अब आप सब लोगों को पता है कि ये ऐसे क्या हो रही होगी, रोटेट भी कर रही होगी। तो बेहद आसान है, थोड़ी सी अकल लगानी चाहिए बच्चों हमें इसमें। हमें बस ये समझनी है कि अभी जो सिस्टम है, ओके, पूरी मास m की है, लेकिन जब ये r/2 रेडियस का हो जाएगा तो इसकी मास बदल जाएगी, कुछ m' हो जाएगी। अभी m' क्या होगी, हाफ हो जाएगी या कुछ और नहीं। बच्चों यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को सोचिएगा, पूरे πr² क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितनी मास है, m, तो 1 पे कितनी होगी, m/πr²। बाद में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, πr/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। तो इतने पे कितना इसका मास रहेगा, देख लो जरा ध्यान से, m/4। तो ध्यान रखिएगा m' का वैल्यू क्या हो जाएगा, m/4। क्लियर है। अब बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में शुरू में कौन सी एनर्जी थी भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शुरू में एनर्जी थी mgr, बस mgr थी। बाद में बच्चों क्या हो गई, रोटेट भी कर रही है ओमेगा से, ओके, एंड v से जा भी रही है। तो क्या करेंगे, हाफ ऑफ m, अच्छा इसके पास पोटेंशियल भी तो है ऑलरेडी, ओके। तो पोटेंशियल क्या है बच्चों, m'(g)r/2 प्लस हाफ ऑफ m'(v²) प्लस हाफ ऑफ i, जो भी सिस्टम का i होगा, इंटू ω²। बच्चों ये है, ओके। आप इसको लिखते हैं फटाफट। m' है m/4, g/r/2 एंड a m'(m/4) नीचे 2 एंड v² रहने देते हैं और i। ये तो बच्चों सिलेंडर जैसा होता है ये, ओके। तो mr²/2 होगा, तो mr² का मतलब हो गया m/4, क्लियर है, mr² यानी r/2 का होल स्क्वायर mr²/2, क्लियर है। और प्योर रोलिंग हो रही है तो क्या करें, v/ जो भी रेडियस है, पहले ओमेगा ही लिख लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करेंगे तो सारे साइड से m गायब हो जाएगा, तो gr बचेगा। gr इक्वल्स gr/8 एंड v²/8 एंड वहां पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तो अच्छा खासा टर्म है, m/ आई थिंक ये हो जाएगा 2 × 4 4 × 16, ये बहुत ज़्यादा टर्म हो जाएगा यहाँ पे, ओके। फिर भी चलिए कर लेते हैं, mr² नीचे हो जाएगा बच्चों 2 आई थिंक 4 × 8, ओके, 4 × 8 2 × 16 एंड यहाँ 2 × 4 होगा, ओके, 64 फाइनली, और ये ω²। सो इसको इधर लाएंगे तो 7gr/8, तो v²/8 प्लस m तो गायब हो चुका था सारे साइड से बच्चों, r²। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v/ रेडियस, रेडियस कितना है उस समय का बच्चों, r/2 का होल स्क्वायर/64, तो 7gr/, तो ये हो जाएगा v²/8 प्लस ये 2 2 4 ऊपर चला जाएगा तो 4r² v² नीचे हो जाएगा 64r², तो ये दोनों कैंसल, ये 16, तो 7gr/8, तो v²/8 और ये v²/16, तो
एलसीएम 16 हो जाएगा 2 and 3, 8 2 and 14 GR/3 भी, तो भी आ जाएगा इतना। क्लियर बच्चों? तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो कंसेप्ट एकदम से सिंपल है, थोड़ा आइडिया अच्छे से लगा लेना था बस। इसमें कमाल की बात यह है कि इसका मास निकालना इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे मास को हाफ कर लेते हैं रेडियस को सोच करके, बट ऐसा नहीं है, मासेस के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम लोग सोच रहे होंगे। क्लियर है बच्चों? तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप इसको कॉपी कीजिए। अब इसके बाद बच्चों मैं एक सवाल और आपको करके बताता हूं जो कि बढ़िया सवाल है। पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी कीजिए, ठीक है। अभी जो सवाल बच्चों करेंगे वो है जेईई एडवांस का पूछा गया सवाल है, बढ़िया है, शानदार सवाल है। चलिए बच्चों, आइए एक बेहतरीन सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि जेईई एडवांस में बहुत साल पहले पूछा भी गया था। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों, ऐसे सवाल आपको अभी भी इस आइडिया पे पूछा जा सकता है। ये एक सिलेंडर है, ओके, और इस पे इस तरह से कोई प्लैंक रखी गई है और इस प्लैंक का मास मान लीजिए m2 है और इसका मास मान लीजिए m1 है, ठीक है। और इसकी रेडियस अगर जरूरत पड़ रही है तो r ले लो। और बच्चों फ्रिक्शन सारे जगह पर सफिशिएंट है ताकि स्लाइडिंग नहीं होने दे रहा है, रोलिंग हो रही है ना। देयर इज इनफ फ्रिक्शन फॉर नो स्लाइडिंग। क्लियर है बच्चों? यहां भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है, यहां भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है, मतलब रोल कर रहा होगा। और इस वाले प्लैंक पर सामने की तरफ एक फोर्स लगा दिया गया F। क्लियर बच्चों? प्लैंक पर कितना फोर्स लगाया गया? F फोर्स लगाया गया, ओके। इस पर कोई फोर्स नहीं है। तो फिर पूछा कि प्लैंक पर फोर्स लगाओगे, सारी जगह फ्रिक्शन सफिशिएंट है, तो आप बताओ इस प्लैंक की एक्सेलरेशन और इस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या है, और साथ साथ फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है यहां पे और नीचे, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है। फाइंड, दो सवाल है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर एंड प्लैंक, ओके। दूसरा क्या है? फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एट ऑल सरफेसेस इन कांटेक्ट। दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, ऊपर और नीचे, दोनों जगह पर फ्रिक्शन कितनी लग रही है ये आपसे पूछा गया। तो ये जेईई का सवाल है, एक बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल आपको पूरा का पूरा डिराइव करना पड़ेगा, जनरल सवाल है। इस सवाल को मैं चाहता तो इजी भी कर सकता था, यहाँ m दे देता और यहाँ भी 2m वगैरह दे देता या m कुछ और दे देता, तो इजी अगर डेटा दे देता तो जल्दी सवाल बनता है। लेकिन चलिए कोई नहीं, हम लोग जनरल ही बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहां पे फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगी ये एक समस्या हो जाती है बच्चों को, है ना। तो चलिए ठीक है, मैंने कल के डेट में आपको डिटेल बताया था कि कोई भी अगर स्फीयर हो, सिलेंडर हो, रिंग हो, अगर ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो फ्रिक्शन किसी में आगे होती है, कभी पीछे होती है। कैसे निकालते हैं बच्चों, ये मैंने आपको डिटेल बताया था। आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए सरफेस को स्मूथ मान करके देख लो कि नीचे का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किधर स्लाइड करने वाला है। अगर आगे स्लाइड करने की टेंडेंसी में है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और पीछे स्लाइड करने की टेंडेंसी में तो आगे लगेगा, ओके। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर फोर्स देखते हैं किधर लगेगा। बच्चों स्टार्ट किस पे फोर्स लगा रहे हो भाई? प्लैंक पे। तो प्लैंक को आगे बढ़ाओगे तो प्लैंक के पीठ पे फ्रिक्शन पीछे लगेगी, ओके। और इस सिलेंडर के टॉप पे फ्रिक्शन आगे लगेगी। फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट लगती है सरफेसेस में। तो अगर मैं प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये प्लैंक है बच्चों, तो प्लैंक पे फ्रिक्शन किधर लगेगी? इस साइड लगेगी, क्लियर है। और सामने की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? F लग रहा है। इसका मास क्या है बच्चों? m2 है, ओके। ध्यान से देखते रहना। और ये वाले के बारे में बात करें तो इस पर फ्रिक्शन किस साइड में लगेगी? जस्ट यही फ्रिक्शन आगे लगेगी। अब यहां पे फ्रिक्शन किधर होगा, कितना होगा, ये हमें पता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सिलेंडर ही है ना बच्चों, सॉलिड ही है, सॉलिड सिलेंडर है। अच्छा तो कैसे करें, रफ में काम कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें पूरा गंदा हो जाएगा। मैं करके और आगे बढ़ा लेता हूं। हालांकि कल डिस्कस किया था बच्चों, यहाँ पे कोई F लगा दे तो फ्रिक्शन सिलेंडर में किधर लगती है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप क्या कर लो, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का निकाल लो, तो F/m कर लो, कर लिया। फिर उसके बाद क्या करो, अल्फा निकाल लो, तो अल्फा F ही देगा, तो F इंटू आर बराबर आई टाइम्स ऑफ अल्फा। F इंटू आर बराबर आई, आई क्या होगा बच्चों? mr²/2 इंटू अल्फा, क्लियर है।
तो बच्चों यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2f/m देख रहे हो अल्फा टाइम्स ऑफ आर। क्लियर है बच्चों? ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन अल्फा आर इधर होगी, अल्फा से रोटेट करेगी, और ये ए। बच्चों इसमें ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? देखो तो अल्फा आर वाला ज़्यादा टर्म है क्योंकि 2f/m है, तो इसकी टेंडेंसी पीछे आने की होगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। और मैं साफ कर देता हूँ इसको, फील आगे कि सिलेंडर के केस में बच्चों क्या होगी? फ्रिक्शन किधर लगती है? आगे। अगर ऊपर फोर्स लगाए तो ये फोर्स जो इधर लगाता है उसी के डायरेक्शन में लगता है। होपफुली क्लियर है बच्चों? इसको हटाते हैं क्योंकि ये कल हमने काफी डिटेल के साथ ये सब प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। तो सीधे सीधे हमें पता है बच्चों कि यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ और लगेगा, आई डोंट नो क्या है वो, f' मान लेता हूं, लेकिन आगे लगेगा। ओके, इसकी मास क्या है बच्चों? m1 है। अब इसकी सेंटर कितने से जा रही है? इसकी सेंटर मान लो भाई a1 से जा रही है, और ये कितने से जा रही है? ऊपर a2 से जा रही है, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन डेफिनेटली कुछ अलग अलग हो सकती हैं। ओके, इतनी बातें तो हैं। अब फटाफट सारे इक्वेशंस लिख लेते हैं, टॉर्क इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, और कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो चलिए पहले प्लैंक के लिए लिखते हैं। फॉर प्लैंक, प्लैंक पर तो आगे फोर्स लग रही है F, पीछे फोर्स लग रही है, ये गिवन है, ये सब पता नहीं है, वो सब पता नहीं है। तो बच्चों m2 इंटू a2 लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसके लिए आगे क्या लग रहा है? F, और क्या लग रहा है? f'। क्या मास है? m1। एक्सेलरेशन कितना सेंटर का? a1। ये दूसरी इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन लिख ले तो क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वेशन इसके लिए लिखते हैं, तो ये ऐसे रोटेट करेगी, अल्फा से मान लो रोटेट कर रही है। ओके, सो ये वाली फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर, माइनस ये इसको ऐसे रोटेट कराएगी, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगी, तो माइनस ही होगा। f' इक्वल्स आई टाइम्स ऑफ अल्फा बच्चों। तो f माइनस स्मॉल f इंटू आर, आई क्या होता है? तो mr², m के जगह पर m2 लिख लेता हूँ, m1 लिख लेता हूँ, mr²/2 इंटू बच्चों अल्फा कर लेते हैं, तो एक r से r कैंसिल, तो f माइनस f', सो m1 अल्फा r/2। क्लियर है बच्चों? और एक बात आप सब लोगों को पता है, चूंकि ये प्योर रोलिंग हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? प्योर रोलिंग हो रही है, तो इसकी अल्फा इंटू इसकी आर किसके बराबर होगी? a1 के बराबर होगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अल्फा आर इक्वल्स a1, तो ऐसा करते हैं f माइनस f' इक्वल्स m1/2, इसको मैं a1 लिख देता हूं जल्दी करने के लिए भी। क्लियर बच्चों? क्यों भाई? क्योंकि अल्फा आर किसके बराबर होगी? a1 के। यहां पे मान लो थर्ड इक्वेशन। अब एक बात बच्चों ध्यान से देखो, एक बात और, वेरिएबल यहां पे ज्यादा लगता है, a1, a2, f और f', चार वेरिएबल, इक्वेशन 3 ही है। f, f', a1 और a2, चार वेरिएबल, चार इक्वेशंस चाहिए, और हमारे पास कितने इक्वेशंस मिल रहे हैं बच्चों? 3 ही इक्वेशंस मिल रहे हैं। ओके, कैसे करें? एक काम करता हूं बच्चों, इस वाले पॉइंट का जितना एक्सेलरेशन होगा, क्या वही एक्सेलरेशन प्लैंक का होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि प्लैंक इस पे बैठा हुआ है, इस पे बैठा हुआ है, क्योंकि स्लाइड इस पे स्लीपिंग नहीं हो रही है, तो भाई जितना एक्सेलरेशन अपर वाले, इस वाले सिलेंडर के अपर पॉइंट का होगा, उतना ही उसके ऊपर बैठा हुआ का एक्सेलरेशन होना ही पड़ेगा, कॉमन से दोनों जा रही होगी। समझ पड़े? क्योंकि स्लीपिंग तो नहीं हो रही है, अगर स्लीपिंग होती तो ये ज्यादा से जाता, ये कम से जाता, तो भैया इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा प्लैंक के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना है? a2। गौर से देखिएगा बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a2, प्लैंक का एक्सेलरेशन a2। बच्चों a2 क्या एक्सेलरेशन ऑफ 1 के बराबर होगा? हाँ, और एक्सेलरेशन ऑफ 1 नहीं बोलना चाहिए, इसको कुछ a मान लो, a होना चाहिए। और ये a इस वाले सिलेंडर के हेल्प से टॉप मोस्ट पोस्ट के एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं भाई? तो सेंटर का एक्सेलरेशन प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ आर, तो सेंटर का एक्सेलरेशन अल्फा1, a1 एक्चुअली a1 इंटू अल्फा इंटू आर, और अल्फा इंटू आर तो भाई a1 के बराबर होगा। और ऐसे भी आपको पता है कि भाई कोई सिलेंडर प्योर रोलिंग कर रही होती है, तो सेंटर की एक्सेलरेशन अगर a होती है तो इसके टकले का एक्सेलरेशन 2a होती है, इसकी वेलोसिटी अगर v होती है तो इसकी 2v होती है, ये तो पहले भी हमने देखा है। ओके, सो चलिए ये बात हमें पता है। अब ऐसा करते हैं बच्चों, इसको कुछ मान लेते हैं 4, और एक ही वेरिएबल में चीजों को लाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहां पे देखते हैं कुछ सॉल्व करके क्या मिल रहा है। यस, ऐसा करते हैं बच्चों, इस तीनों को मतलब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड थर्ड को सॉल्व करना बेहद आसान है, दोनों को सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं। तो सीधे सीधे ऐड कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो 2f विल बी m1 a1 एंड दिस इज m1 a1/2, सो 3/2 m1 a1। क्लियर है बच्चों? तो यहां से f हमने निकाल लिया, सो 3/4 m1 a1। अब बच्चों इस f का वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में लौटा दूं तो अपना a2 निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन a2 निकलेगा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, a2 के जगह पर हमें क्या डालना पड़ेगा? 2a1, तभी निकलेगा।
निकल जाएगा बच्चों। पहले मैं इसको साफ करता हूं, आप पहले क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए, मैं इधर साइड में इसका सॉल्यूशन देता हूं। साफ करता हूं बच्चों, ओके, बस इक्वेशन से ही सारा कुछ निकल जाएगा। अब ऐसा करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में क्या है बच्चों, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल्स m2 इंटू A2 की जगह पर क्या लिख सकते हो 2A1, सो 2A1 लिख दिया, और कैपिटल F और स्मॉल f के जगह पर भाई क्या निकाल के रखा है 3/4 m1 A1 इक्वल्स 2m2 A1। क्लियर है बच्चों? सो f विल बी 2m2 A1 3/4 m1 A1। A1 कॉमन लेते हैं तो 2m2 प्लस 3m1/4 4f इक्वल्स A1, मैंने 4 एलसीएम ले लिया और 4 इधर ले गए तो एलसीएम लिया तो इधर हो जाएगा ऐसा कुछ, तो A1 क्या हो गया बच्चों 4f/8 m2 प्लस 3m1। क्लियर हो चुका? तो A2 निकालना बेहद आसान है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8f/8 m2 प्लस 3m। क्लियर है? तो A2 भी पता पड़ गया, A1 भी पता पड़ गया। क्लियर है बच्चों? नाउ अभी A2 और A1 पता पड़ गया तो बच्चों क्या F निकल जाएगा? हाँ, सीधे सीधे 3/4 m1 से मैं छोड़ देता हूं, और जैसे बच्चों F पता पड़ गया, ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, जैसे इसी में डाल दो तो F डाल दो, F डैश मालूम हो जाएगा, A1 भी निकाल के डाल दो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो आसान सवाल है, लेकिन सवाल बड़ा ही बढ़िया है, इसका कंसेप्ट बहुत ही शानदार है। क्लियर है बच्चों? अब आइए इसी टाइप का एक और सवाल बच्चों मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। हालांकि ये भी जेई में किया गया था, लेकिन इस सवाल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सवाल को मैं बना के बताता हूं क्या है सवाल। ठीक है, पहले आप इस चीज को कॉपी कर लो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आइए एक जेई टाइप का ही सवाल करते हैं। बेहतरीन सवाल है बच्चों, ये सवाल को मैंने पहले से लिख रखा है थोड़ा समय सेव करने के लिए। आप देखिए सवाल क्या था। आपके पास एक रिंग थी बच्चों, ओके, एंड ये रिंग, इस रिंग पर एक बच्चे ने क्या किया, अपने स्टिक से, है ना, स्टिक से ऐसे फोर्स लगाया, नॉर्मली फोर्स लगाया, मैंने बोला है नॉर्मल फोर्स लगाया। और कितना नॉर्मल फोर्स लगाया बच्चों 2 न्यूटन का इस पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, सेंटर की तरफ। जनरली ऐसा होता है ना बच्चों कि जनरली विलेजेस में क्या होते हैं, बच्चे इस तरह से साइकिल का जो एक चक्का होता है इसे खोल करके और इस तरह से मार करके उसे दौड़ा रहे होते हैं, ठीक है, वैसा ही कुछ सिचुएशन है ये। तो इस पर स्टिक से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ओके, और ये पूरी रिंग 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से दौड़ रही है। यहां फ्रिक्शन सफिशिएंट है, कितना है अभी पता नहीं है, बट सफिशिएंट है। इसकी मास रिंग की दी गई है और रेडियस सब कुछ गिवन है, ओके, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला गया है स्टिक और रिंग के बीच का p/10 है, तो p बताओ, यही बोला गया है। सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लो। ए बॉय अप्लाइज ए नॉर्मल फोर्स 2 न्यूटन ऑन द रिंग एज शोन इन फिगर, स्टिक के हेल्प से, है ना, मैंने नहीं लिखा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड रिंग इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टिक एंड रिंग इज p/10 देन फाइंड p, ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो बच्चों चलिए इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं इस रिंग पे, थोड़ा सा सोचूं, तो रिंग पे एक फोर्स बच्चों सेंटर के डायरेक्शन में ऐसे लगा, इस साइड में लगा, कितना F लगा है बच्चों 2 न्यूटन। और मैंने आपको पहले बता रखा था बच्चों, कल के डेट में ही मैंने, प्रीवियस वीडियो सेशन में ही मैंने बता रखा था कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है सेंटर या सेंटर से नीचे, जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट लगता है। मैंने ये बताया था आपको, ठीक है बच्चों, याद होगा। तो यहां पे अगर आप ऐसे लगा रहे हो तो फ्रिक्शन हमेशा बच्चों किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। ये बात मैंने पहले से बता रखा था। F और एक और बात बच्चों, ये ऐसे लगा रहे हो, ये तो टॉर्क देगी नहीं, यही टॉर्क, तो ये रोटेट ऐसे करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। और बच्चों स्टिक ऐसे है, ध्यान सुनना, स्टिक क्या है, ऐसे है, तो ऐसे रोटेट करेगी और स्टिक ऐसे है, तो स्टिक पर ये इस तरह से रोटेट, ये वाला पॉइंट ऊपर जाना चाहेगी, तो इस वाले पार्ट पर, रिंग के इस वाले पार्ट पर फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा बच्चों, नीचे। दोनों फ्रिक्शन सेम नहीं होगा, तो इसको मैं F डैश बोल देता हूं और इसको F बोल देता हूं। हमें ये F निकालना है, ये F डैश हमें नहीं निकालना है, ओके। ये ऐसे रोटेट कर रही है अल्फा से बच्चों, ऐसे रोटेट कर रही है, ओके। सो फ्रिक्शन किधर लगेगा इससे, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस रॉड के साथ किधर जाना चाहेगी, ऊपर जाना चाहेगी, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। समझ लो अच्छे से। और इसके सेंटर कितने से एक्सेलरेट कर रही है, ये सब गिवन है बच्चों, 0.3 है, ओके। नाउ सबसे पहले तो इसका फोर्स इक्वेशन लिखते हैं सामने का। तो सामने कितना फोर्स लग रही है भाई, सामने तो भाई कोई फोर्स लग रही है 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन सामने, और पीछे कितना लग रहा है F डैश।
एक पल्स इसकी मास क्या है बच्चों 2 इंटू एक्सलेशन 0.3, सो 2 माइनस एफ डैश इक्वल्स 0.6, तो एफ डैश हो जाएगा बच्चों 1.4। एफ डैश तो हमने निकाल के रख लिया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में ये नहीं था, लेकिन जरूरत आगे पड़ेगा। अब अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। अल्फा कौन सा देगा बच्चों, एफ डैश ऐसे रोटेट करेगा और ए एफ उल्टा करेगा, सो टॉ निकालते हैं। तो टॉ क्या होगा, ये एफ डैश इंटू आर, बिल्कुल, और ये उल्टा होगा तो एफ इंटू आर, और ये क्या होगा बच्चों आई टाइम्स ऑफ अल्फा। तो एफ डैश तो निकाल रखे हैं 1.4 और आर आपको पता है, या बाद में डाल देता हूं। और आई को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी मास एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, ये रिंग है इसलिए, और अल्फा 1.4 माइनस एफ इंटू आर, एक आर से आर कैंसल, मास गिवन है आर गिवन है, तो मास है 2 एंड 0.5 है, अल्फा इक्वल्स बच्चों 1.4 माइनस एफ। ओके, सो ये है आपका अल्फा ही बचेगा 1.4 माइनस एफ। क्लियर बच्चों, तो अल्फा इस तरह से हमने निकाल के रख लिया है। ओके, क्लियर बच्चों, अल्फा निकाल के हमने रख लिया है। ओके, अब अच्छे से देखें, आप सब लोगों को पता है कि ये प्योर रोल कर रही है, क्वेश्चन में गिवन है कि क्या हो रही है, प्योर रोल कर रही है। तो फॉर प्योर रोलिंग इतनी तो सबको पता है कि प्योर रोलिंग के लिए अल्फा इंटू आर ए होनी चाहिए। सो अल्फा विल बी ए बाई आर, ए आपको पता है 0.3 और आर आपको पता है 0.5, तो ये 3/5 बच्चों अल्फा हो गया। तो फर्स्ट में डाल दीजिए 3/5 इक्वल्स 1.4 माइनस एफ, ये 0.6 विल बी 1.4 माइनस एफ। तो बच्चों ये f क्या हो जाएगा 1.4 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा आपका 0.8। क्लियर बच्चों, तो ये फ्रिक्शन आ गया। ओके, नाउ हमें तो चाहिए भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो p/10 के बराबर होगा। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए म्यू इंटू एन आना चाहिए बच्चों, म्यू इंटू एन, तो यहाँ का फ्रिक्शन तो यहाँ का नॉर्मल, तो ऑब्वियसली जितना फोर्स लगा है वो नॉर्मल के ही बराबर होगा। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं F को लिख सकता हूँ म्यू इंटू नॉर्मल। क्लियर है बच्चों, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है 0.8, म्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है p/10 और नॉर्मल कितना है 2, नॉर्मल कितना है 2 न्यूटन। क्लियर बच्चों, यहाँ पे यहाँ चाहिए फ्रिक्शन ना, यहाँ का फ्रिक्शन निकालना होता तो अलग बात होती, यहाँ का फ्रिक्शन चाहिए। तो ये हो गया अपना, तो ये 8 इक्वल्स 2p, सो बच्चों p विल बी 4, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों, तो ये एक अच्छा सवाल है, इस सवाल को आपको अच्छे से देखना है, फील करना है बच्चों। क्लियर है, हाँ बच्चों, ऐसा हो सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आप ये बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा, है ना, यहाँ का नॉर्मल कितना होगा। तो नॉर्मल निकालने के लिए सिंपल आप कर सकते हो, ऊपर की फोर्स नीचे के बराबर, ऊपर का फोर्स क्या है n, नीचे का फोर्स mg वगैरह वगैरह, आप ये सब चीज कर सकते हो आसानी से। क्लियर बच्चों, तो चलिए इन सब चीजों को आप एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए, अच्छा सवाल है, इससे आपको एक फील आएगी सवालों को बनाने का। क्लियर है बच्चों, कॉपी कीजिए।